नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हमारा जो थंबनेल है वो केवीएस की प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट से संबंधित ये हमारा जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट से ही संबंधित है। तो आज प्रैक्टिस सेट करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए अपने टेस्ट को करते हैं प्रारंभ। और ये स्पीड टेस्ट होगा, इसमें वाक्य थोड़ी कम होगी और स्पीड टेस्ट बहुत हाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो थोड़ा सा मतलब वाक्य कम करेंगे। सही है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ और अपनी जो तैयारी है सही दिशा की तरफ एक ले जाते हुए, और ये देखते हैं कि हम अपनी तरफ कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, करते हैं क्लास को प्रारंभ। कौष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? यानी कि ये जो चिन्ह आपको दिए गए हैं, इसमें ये जो चिन्ह है इसका बताना है आपको कि इसका जो है चिन्ह का नाम क्या है। योजना विराम, अर्धविराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह। तो ये आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो ये आपको पता है। यस, आपका ये ऑप्शन है का आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि अर्धविराम। सबसे ज़्यादा जो हम मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, अल्पविराम। और ये जो है एक ये, और इस तरीके से कर दिया, ये क्या हो गया, अर्धविराम। तो एक बार विरामों के जो विराम हैं जितने भी हम दे रखे हैं कांता प्रसाद गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं, 20-22 विराम चिन्ह हैं, उन चिन्हों को एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। ना तो क्वेश्चन मैं विराम भी बता देता, पर थोड़ा सा हमारी स्पीड टेस्ट रहेगा थोड़ा, इसलिए दूसरी वाली वीडियो आएगी उसमें पूरी व्याख्या होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन करता है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 5? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेंगे कि क्रिया की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 4, 2 या 5? तो यस, यहाँ पे रचना की दृष्टि से, रचना किसी चीज की रचना करोगे तो उसमें अपने द्वारा रचना की जाएगी, यानी रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के रचना की दृष्टि से 2 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियां, कहानी, ऑप्शन नंबर बी कहानियां, ये है ऑप्शन नंबर ए कहानियां, और ऑप्शन नंबर डी कहानियों। तो हमारा कौन सा उत्तर सही रहेगा, इसमें आंसर बताइए। कहानी शब्द का बहुवचन होगा, यस, कहानियां। वेरी गुड। क्या होगा? कहानियां। क्या होगा? कहानियां। पर ये छोटी ई की मात्रा लगा के कहा, इसके अगर प्रोनाउंसिएशन को मैं बोलूँ, आप करूँ आपको, कहानियां, तो ये तो इसलिए हो नहीं सकता। क्यों? बड़ी की मात्रा लंबी आवाज में बोली जाती है। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों है? कहानियां की छोटी ई की मात्रा है, जल्दी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। यस। मछका किसका तत्सम शब्द है? मछका यानी कि मछली का, मछली का मत्स्य होता है। मक्खी का या मिट्टी का या मच्छर का? बताइए। मच्छर का माशक होता है, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, मच्छर का अगर आ जाए तो मशक होता है, इसका मशक। सही है। और माटी का मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का माटी मतलब ये होता है। मिठास, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास, मीठा, यानी कि आस, प्यास, ठास, प्रत्यय जो लगा हुआ है, ये प्रत्यय बताना। प्रत्यय जो लगते हैं
शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो अब कह रहा है प्रत्यय के बारे में हमसे पूछा, तो वो बताइए मिठास यानी आस, मिठास यानी आस, मीठा कोई शब्द निकालो पूरा मीठा, यानी कि मीठा में और आस लगा देंगे तो क्या लग जाएगी, मिठास। पूरा शब्द बनना चाहिए। तो ये है पूरा हमारा एक शुद्ध शब्द है मीठा, आस जोड़ दिया, प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा, मिठास। सही है दोस्तों, अंत में आस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, मिठास। और जैसे कि ये अब आस जो लगाया है दोस्तों, ये आस जो हमारा कौन सा, इच्छावाचक, ध्यान रखेंगे कौन सा है, इच्छावाचक प्रत्यय है। अगर ये पूछने लगे तो कौन सा प्रत्यय है, इच्छावाचक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथिक शब्द, कथिक शब्द का विलोम है, कथिक शब्द का विलोम बताइए। विलोम कथिक का कथ्य, एकथ्य, एकथिक या कथनीय। बताएंगे दोस्तों कि कथिक का विलोम क्या होगा, कथिक का एकथिक। यस वेरी गुड, सी इज अ करेक्ट आंसर। कथिक का क्या होगा, एकथिक। अब एकथिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको इस बात को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लिख लेंगे। यानी कि जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथिक। क्या बोलते हैं, जो कहा गया है ना, जो कहा गया है उसे क्या बोलते हैं, कथिक। जो कहा गया है उसे बोलेंगे हम कथिक। और जो नहीं कहा गया है ना, इसका विलोम जो न कहा गया हो, जो न कहा गया हो, जो न कहा गया हो उसके बोलते हैं एकथिक। जो कहा गया हो उसे कथिक, जो ना कहा गया हो विलोम में उसका होगा एकथिक। ठीक है दोस्तों, जो ना कहा गया हो। और एक ऑप्शन इसकी और थोड़ा सा, अब एकथ्य क्या होता है, जो न कहा जा सके, इसको लिख लेंगे, जो ने कहा जा सके, जो ने कहा जा सके उसे बोलेंगे एकथिक। जो ने कहा जा सके उसे बोलते हैं ए, हाँ मैं लिख देता हूं, ए कथ्य। जो न कहा जा सके उसे बोलेंगे एकथ्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोबारा फिर सुन लेंगे। कथिक जो कहा जा सके, एकथिक जो न कहा जा सके, जो ने कहा जा सके, जो कहने योग्य हो। यहां से एक बात लिख लेंगे, जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य हो उस, दोबारा फिर सुन लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही होगी, मुझे पता है आपको, कंफ्यूज मत नहीं होना है बिल्कुल भी। दोबारा फिर सुन लो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, कथिक का मतलब होता है, कथिक यानी कि जो, कथिक जो कहा गया हो, जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथिक। जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथिक। ठीक है, इस चीज बिल्कुल दिमाग से रखेंगे, जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथिक। दूसरा बोलेंगे, इसका विलोम क्या होगा, जो कहा न गया हो उसे बोलेंगे एकथिक। ठीक है, इसका तो आंसर होगा ही। और जो कहा ना, अब यहां से आगे दूसरा वाला सुनेंगे, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके एकथ्य। जो कहा ना जा सके एकथ्य। और कथनीय कौन सा होता है या कथ्य कौन सा होता है, जो कहने के योग्य हो, जो कहने के योग्य हो। ध्यान रखेंगे, सबका कर दिया। इसका भी यानी कि कथ्य, कथनीय, एकथिक, कथ्य और कथिक। सही है दोस्तों, सबका एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, रवि नहीं है, हंस नहीं है, या दोस्तों भास्कर नहीं है, सारंग नहीं है, कौन सा नहीं है। यस वेरी गुड, कौन सा नहीं है ये बताएंगे, कौन सा नहीं है, तो सारंग नहीं है। कौन सा नहीं है, सारंग। भास्कर, रवि, हंस ये किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो बात आती है कि सारंग किसका पर्यायवाची है। तो सारंग बताइए दोस्तों किसका पर्यायवाची है। तो सारंग आपको
ये बहुपर्यायवाची शब्द है। बहु मानी कई का। अब सारंग जैसे कि आप बताओगे, सर्प का भी पर्यायवाची है, सर्प इसका पर्यायवाची है। सारंग मोर का भी पर्यायवाची है, किसका? मोर का। ध्यान रखेंगे, सारंग किसका है? सर्प का भी पर्यायवाची है और मोर का भी पर्यायवाची है। सही, इसको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। और भास्कर, रवि, दिवाकर, दिनकर, है ना, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे, थोड़ा स्पीड चलेंगे। सेकेंड है, सहित हर सही अति रानी, सूखत धानु पराजनु पानी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, संभावना अलंकार है। देखो संभावना, सूखत धानु पराजनु पानी, संभावना तो दिखाई नहीं दे रहा। श्लेष की कोई ऐसी शब्द एक अर्थानेक की कोई बात ही नहीं हो रही, है नहीं। श्लेष यानी कि जिस शब्द एक हो और अर्थ जिसके अलग अलग निकलते हों। विभावना, अगर इसमें, यस, यहाँ पे ध्यान रखें, बिना कारण के कोई कार्य अगर होता है तो विभावना अलंकार होता है। पर यहाँ पर उससे पहले एक इन्होंने दे रखा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्यों? जिन शब्दों में, यानी कि जहाँ पर देखेंगे, यानी कि इसमें क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। उपमेय में उपमान की क्या करी जा रही है? संभावना की जा रही है। यानी कि सूखत धानु पराजनु पानी। अगर आपको उपमेय उपमान की दिमाग में नहीं आ रहा तो एक बात और दिमाग में रखना, जिन दिए गए शब्दों में, यानी कि जिसमें दिए गए में आपको अगर ये वाली बात का पता लगे, जैसे कि इसमें है मन मानव जन जानव, है ना, मन मानव जन जानव जानव जानू ज्यों, अगर ये वाले शब्द आए तो समझ लेना कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दोबारा फिर सुन लेंगे, जैसे कि शब्द मन मानो, मनु मनु मानो, मनु मानो, जन जानो, जनु 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 जानहु, जन जनहु, जन जनहु, मन मानहु, ज्यों ज्यों। अगर ये शब्द आ जाए, मनु, मनु तो हो गया, मनहु और हो जाता मनहु। अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें देखेंगे कहाँ है, जैसे कि सूकत धानो, आनु आगे ना, सूकत धानो, ध्यान रखेंगे, देखो ये इसमें छुपा हुआ, सूकत धानु पराजनु, जा धानु यानी आनु, आगे ना, आनु पराजनु जनु, आगे ना, क्या आ गया? जनु। तो यहाँ पर आनु और जानो आया ना, आया, तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। लास्ट में देखेंगे जो प्रत्यय इसमें धसे हुए हैं, धानु यानी आनु और जानु यानी जनु, है या नहीं है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे वो कह रहा है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। दिग्दर्शन यानी कि यस, ये गे जो है अपने के तीसरे में बदला हुआ वर्ण है, तो क्या होगा, पहले होगा दिग्दर्शन, कै जो है अपने तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, गे हो जाएगा, दर्शन शब्द पूरा ही है, दिक का मतलब हो जाएगा, अब कै अपने के तीसरे में बदल के क्या हो जाएगा, दिग, तो हो जाएगा दिग्दर्शन। तो इसमें बिल्कुल सही है, हमारा आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों, कह रहा है जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे घटनाएं यानी पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, कल्पनाशील बनते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है, वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, इसके बाद में फिर और आगे चलते हैं, इंग्लिश प्रारंभ हो जाएगी। फिर बताइए, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तब क्या होता है? यस, बताएंगे दोस्तों, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनने अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं वो, और कल्पनाशील अगर वर्ड आपको दिखाई देता है तो सीधी पॉजिटिव वर्ड है, और ये हमारा होगा आंसर। अब ढंग से थोड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, इंग्लिश
स्टार्ट होती है। यस, इंग्लिश में वो कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव के बारे में बताना है, इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है। दीज मैंगोज आर राइप, तो ये दीज जो शब्द आया है इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है। ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर बी पॉसेसिव एडजेक्टिव है, या सी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या डी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। यस, बताएंगे दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही है। यस, कौन सा इसमें आंसर है, कौन सा इसमें है हमारा, जल्दी बताएंगे। यस, तो दीज दीज शब्द जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की जो डब्ल्यू फैमिली होती है ऐसी कोई बात ही नहीं कही है। पॉसेसिव है और क्वांटिटिव की कोई बात ही नहीं है, नाप तोल की का कुछ है नहीं। सही दिमाग में रखेंगे इस वाली बात को। सही है दोस्तों, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट बात। आगे बताया है इन द फॉरेस्ट, जंगल में आई सा, मैंने देखा अ डियर, एक क्या देखा है उसने, एक डियर को देखा, यानी कि हिरन को देखा। तो इसमें प्राइड प्राइड की, या स्वार्म स्वार्म भी एक इस बात ना, बैंड भी नहीं आकर झुक कर देखा। हियर माने यानी हियर की सेकंड फॉर, देखा पास्ट में चला गया तो इसने आएगा ए इज अ करेक्ट आंसर, देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with the correct preposition. He killed two bird one stone, मतलब उसने क्या मार दिए, ही किल्ड उसने मार दिए, टू बर्ड्स माने दो पक्षियों को, वन स्टोन एक ही पत्थर से। तो उसने दोनों पक्षियों को एक ही पत्थर से मार दिया। तो इसमें बताएंगे दोस्तों कौन सा हमारा आंसर होगा। यस, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब किसी भी औजार से किसी भी कार्य को किया जाता है, किसी भी औजार से किसी भी कार्य को किया जाता है, तो उसमें सदैव ध्यान रखेंगे दोस्तों, विद का यूज करते हैं। किसका, विद का यूज करेंगे। किसका, विद का ध्यान रखेंगे, किसका यूज करेंगे, विद का यूज करते हैं। और चाहे भले वो पत्थर ही क्यों ना हो, है ना, और कुछ मतलब पत्थर हो, मतलब किसी से भी ध्यान रखेंगे। किसी भी कार्य को संपादित किया जाता है, किसी कार्य को दिशा निर्देश दिया जाता है, तो वहाँ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, दी यानी कि विद का यूज करेंगे किसी औजार के लिए। यानी उसने पक्षी को मार दिया, किससे मारा, विद से मार, तो मतलब विद यूज करेंगे। ये आप अपने दिमाग में रख लेंगे, है ना। तो हो गया ही किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो यहाँ आएगा विद हमारा। एट तो आ ही नहीं सकता, एट प्रीपोजिशन की बात ही नहीं करिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो रही है अब क्या, बाय से या ऑफ से। देखो बाय जो आएगा, बाय इसमें नहीं आएगा अगर हथियार द्वारा किसी की बात करी जा रही है, ऑफ तो आ ही नहीं सकता अभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, चूज ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो देखते हैं क्या है ऑप्शन में। इसमें कह रहा है द एलिगेटर बाय द बस, तो इसमें देखते हैं हमारा जो है, इसमें है द पैसेंजर लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। पैसेंजर PASSENGERS, पैसेंजर्स ENGERS, द पैसेंजर्स एलिटेटेड द बस। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये हैं आप हमारे ऑप्शन। तो ऑप्शन में कह रहा है जो पैसेंजर्स हैं कैसे उतर गया, किससे उतरा, यानी कि कोई वस्तु ऐट नहीं आ सकती, मूविंग की कोई रास्ता है नहीं अभी इसमें, तो कहाँ से कैसे हुआ दोस्तों। यस, ये बताएंगे आप। तो जब कोई चीज़ कहीं से जब अलग की स्थिति में आती है तो वहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम, किस से उतर गया, वो अलग हुआ था, उतर के बस से अलग हुआ था। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ गिरो। सिंपल प्रेजेंट में बताना है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सॉरी वो क्या कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी मैं बोला था पास्ट में होती है, पास्ट में अगर आती है सिंपल पास्ट में तो सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट में आती है फिफ्थ फॉर्म या ओनली फॉर्म आएगी। ठीक है, जिसमें या तो वर्ब में ऐसे यस लगा हुआ होगा,
या फिर ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी गिरो। तो इसमें बताना है गिरो में कौन सी फॉर्म आएगी, ग्रो आएगी, ग्रोन आएगी, ग्रोस आएगी या ग्रोथ आएगी। बताइए दोस्तों इसमें कौन सी फॉर्म आएगी। यस, जल्दी बताएंगे। यस, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गिरो है ना। तो क्या आएगा, प्रेजेंट की तरफ से बात की जा रही है तो प्रेजेंट की बात करी जाए तो गिरो आ जाएगा। ठीक है, बात आती है गिरो, ये पास्ट टेंस में है। कौन सी है, ये पास्ट टेंस की है। सेकंड फॉर्म आ गई, कौन सी, सेकंड, ये सेकंड फॉर्म आ गई। अगर दूसरी ग्रोन है, ग्रोन, अगर ये मैं इसकी ग्रोन की बात करूं तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट की तो बात कर रहा है, किसकी, पास्ट की तो बात कर रहा है, बट पास्ट में पार्टिसिपल है किसका, ग्रोन, ग्रो, ग्रो, ग्रू, ग्रोथ, ग्रोन। तो ये कौन सी है, पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, किसका, पार्टिसिपल है। ठीक है दोस्तों, ये पास्ट का पार्टिसिपल है, ये वाला, ये है फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। और आगे जो ये जो लगाया हुआ है एस, ग्रोस जो बोला है इन्होंने, सिंगुलर नंबर ऑफ द ग्रो, इसका यानी कि इसका कौन सी, ग्रो का, ये है सिंगुलर नंबर, यानी एस लगा हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ग्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन में कि पॉइंट आउट ऑफ दिस सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा होगा। देखो पैसिव वॉइस में स्टूडेंट द स्टिंकिंग स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग द स्टोन। तो बी में बोला है 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड। सी में बोला है द मर्डर्स हाइड द नाइफ, एनिमी द एनिमी विल हैव सिंक द शिप बाय नाउ। तो यस, आप बताएंगे इसमें जो पैसिव वॉइस होगा कौन सा होगा। यस, वेरी गुड। इसमें हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड। अब इसमें बात आती है कि इसमें ये क्यों नहीं होगा। तो देखो स्ट्रिंगर वाज का प्रोम थ्रोइंग आ गया, थ्रोइंग आ गया, हैव बीन यानी कि ये तो आ नहीं सकता, थ्रोइंग नहीं, ये तो है नहीं आईएनजी वाला। थर्ड फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है या तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, उसके अनुसार वर्ब का यूज़ करना है, बाय का थर्ड फॉर्म करते हुए बाय का यूज़ करना है। और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। मर्डर हाइड द नाइफ, तो इसमें क्या करना है, इसमें तो इसमें ऐसी कुछ बात ही नहीं करी गई है, हाइड तो कर दिया है उसमें, किसके द्वारा, बात यूज नहीं करा। एनिमी विल हैव बीन, हैव आया तो बीन जरूर आएगा, बीन नहीं लगाया है इन्होंने, तो दिमाग में रखना, विल हैव बीन होगा, कौन ना, विल हैव बीन तो उसमें दिखाया नहीं दे रहा। तो इसलिए 20 लेसन्स हैव बीन, ये देखो 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने बता दिया आपको कि ये क्यों नहीं होंगे, इसमें अगर हैव दिया है तो बीन नहीं दिया है, ये इसलिए कट हो गया। मर्डर हाइड, हाइड बोल से किसके द्वारा, ये ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। स्टिंकिंग स्टूडेंट्स तो वर के जो वर बीइंग आएगा इसमें, वो नहीं आया इसमें, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा तेज चलेंगे दोस्तों, ये आइडेंटिफाई दिस करेक्ट द रिपोर्ट्स द फ्रॉम ऑफ दिस गिवन सेंटेंसेस। माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, तुम यह जो गिफ्ट है इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। यस, तो वो उसने क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा नहीं भाई, वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा। ये ऐसे करके देख लेंगे, मित्र रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा आपसे, पूछेगा, या आपको क्या करेगा, ही माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड दैट यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, मतलब उसने मित्र से मेरे मित्र ने कहा कि यू मस्ट एक्सेप्ट, तुम ये कर क्या कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो कि आप जो गिफ्ट है
इसको क्या कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, पर वो उस डायरेक्ट वो आपसे क्या करेगा बताइए दोस्तों? यस, तो वो आपसे करेगा यस, डी इज अ करेक्ट। माई फ्रेंड्स इंस्टेंट दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। यस, वेरी गुड। तो माई फ्रेंड सैड माई फ्रेंड, जब ये माई फ्रेंड एक्सेप्ट वाली बात आ जाएगी तो वहां पे इंस्टेंट, मेरे मित्र ने आपसे इंस्टेंट किया है कि आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। और ये क्यों नहीं होंगे मैंने आपको बता दिया कि इसमें तो रिक्वेस्ट तो का मतलब नहीं होता, आस्ट सैड का आस्ट हो ही नहीं सकता। एंड द फ्रेंड सैड दैट द मस्ट यू एक्सेप्ट, तुम्हें करना चाहिए, अरे यार वो एक प्रेशर ही बनाने वाली बात हो गई। ये नहीं, रिक्वेस्ट कर नहीं सकता, स्टैंड कर सकता है कि दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। इस तरीके से क्वेश्चनों को काटना सीख लो, बस बाकी आंसर तो करेक्ट हो ही जाएंगे। आ कह रहा है पिक आउट ऑफ दिस करेक्ट सेंटेंसेस, पिक आउट करना है कौन सा सेंटेंसेस करेक्ट है। यस, एंड देयर आर शॉप नियर माई हाउस, यानी कि एक वहाँ एक दुकान है जो मेरे घर के पास है। चलो, तो आर का यूज कहाँ से हो जाएगा भाई, फिर शॉप लगा रहे हो, हैं आर के साथ शॉप लगा रहे हो, तो ये तो हो रहे देयर आर शॉप नियर माई हाउस, देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस, देयर आर शॉप्स नियर माई हाउस, या ऑप्शन नंबर डी देयर इज अ शॉप्स नियर माई हाउस। देखो अब यहाँ से देखते हैं, आर लगाया है, शॉप्स आना चाहिए, इसलिए ये कटिंग हो गई है। देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस, देयर इज लगा, देखो क्या कर दिया, वाह भाई वाह, इसके साथ शॉप्स का यूज कर रहे हो, ये इसलिए नहीं हो सकता। देयर आर आ शॉप, फिर कह रहे दो क्या बात करी है, देयर आर लगाया है, देयर आर आ शॉप नियर माई हाउस, या देयर इज, ये तो इसलिए नहीं हो सकता, देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस, वेरी गुड। देयर इज अ शॉप, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही हमारी बी फॉर्म है, बिल्कुल सही है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट यूज करा गया है, नियर माई हाउस, बिल्कुल सही है, डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल के बात करते हैं। यस, 19 क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच इज नो लॉन्गर अ सॉरी, विच इज नो लॉन्गर अ पोजिशन इंग्लिश इन इंडिया। तो वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो जो इंग्लिश की जो पोजीशन है भारत में कौन सी है, यानी कि लिंक लैंग्वेज की पोजीशन है क्या भारत में इंग्लिश की, या एसोसिएट ऑफिशियल जो हमारी कार्यकारी भाषा होती है उसकी है, लिंक लैंग्वेज की है, कार्यकारी भाषा की है ना, कौन सी है? नो, ये ध्यान रखेंगे, नो लॉन्गर लंबे पोजीशन इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया, ध्यान, अंग्रेजी की ग्लोबल लैंग्वेज है या फॉरिजन लैंग्वेज है, तो कौन सी नहीं है, कौन सी अंग्रेजी की कौन सी स्थिति हमारे भारत में नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये फॉरिजन जो होती है, ये स्थिति नहीं है हमारी। लिंक लैंग्वेज भी यूज के द्वारा भी अंग्रेजी को यूज किया जा रहा है आजकल। एसोसिएट ऑफिशियल जो हमारी कार्यकारी भाषा होती है, ऑफिशियली भाषा होती हैं, उनमें भी इंग्लिश को यूज़ करा जाता है। ग्लोबल लैंग्वेज आप पता ही है ही है। फॉरिजन लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे कि फॉरिजन तो है, बट फॉरिजन तो में तो इंडिया में और भी आई हैं, फारसी, तुर्की, जापानी, चीनी, तो उन वो तो सारी, तो इसलिए फॉरिजन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और भी तो आई हैं, तो ये नहीं है, इसलिए ये नहीं है। बाकी लिंक लैंग्वेज है, ऑफिशियल में यूज़ करा जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज वास्तव में आई है, तो इसलिए इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आई you understand very well. Next question है, fill in the blanks with the most suitable adverb, adverb का यूज करना है from those provide, जो आपको दिए गए हैं। it took us dash 5 hours to reach the airport. Yes, तो जो एयरपोर्ट पे था 5 hours to reach the airport, मतलब 5 घंटे के नजदीक है, पास में ही वो उसको पहुंच गया था, ले लिया था उसने। तो ऑलवेज हमेशा ले लेता, नॉन ऑफ दीज इसका कोई मतलब नहीं है ना, पर्याप्त है नहीं भाई। वो कह रहा है कि नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, वो 5 hour के आस पास ही वहां तक क्या कर लिया था उसने, वो पहुंच गया था, रीच मीन्स पहुंच गया था। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं,
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपना भी स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल की अध्ययन कर किसके द्वारा किया जाता है? जो पृथ्वी होती है उसके भीतर की हलचल किसके द्वारा, जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो करा जाता है भूवैज्ञानिक, प्लेट पर्तनिकी, सर्व मापलिक या भूकंप वैज्ञानिक, भूकंप विज्ञान। यस, तो हम जो पृथ्वी होती है, 3 परत होती हैं इसके अंदर की, जो हम हलचल का अध्ययन करते हैं भूविज्ञान के द्वारा करते हैं। अ, किसके द्वारा करते हैं? ये ध्यान रखेंगे, भूकंप विज्ञान के द्वारा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भूकंप आता है सिस्मोग्राफ के द्वारा हम नापते हैं कि किस स्केल पे कितना भूकंप आया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। शुष्क भूमि, शुष्क भूमि के लिए शुष्क शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? देखो, चावल शुष्क भूमि के लिए नहीं है, जूट पानी के लिए, ये भी पानी के लिए, गन्ना पानी के लिए। शुष्क भूमि के लिए रागी है। शुष्क भूमि के लिए कौन सी है दोस्तों? ये रागी है। और जहाँ पर 20 इंच से अथवा उससे कम वर्षा होती है वहाँ पर इसका शुष्क खेती का यूज किया जाता है ना। एशिया में सूखे क्षेत्रों में उगाया जाता है इसको। एक मोटा अनाज होता है, सब में ज़्यादा। मूलतः ये जो खेती है ना रागी, अगर ये पूछ ले आपसे मूलतः कहाँ की खेती है, ये इथोपिया की खेती है। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। कहाँ की? इथोपिया। कहाँ की है दोस्तों? इथोपिया की खेती है, ये ध्यान रखेंगे, इथोपिया की। पर भारत में भी 4000 वर्ष पहले से ये होती चली आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं जायद की कृषि। जायद कृषि ऋतु की तक होती है। जून से सितंबर का मतलब नहीं हो, अक्टूबर नवंबर जनवरी गेहूं का होता है। और जी दिसंबर में मतलब नहीं होती, अप्रैल। यानी कि जायद की फल की ककड़ी, खीरा, तरबूज, है ना, इस तरीके की जो फसलें होती हैं जो कि उगाई जाती हैं, ये 2 या 3 महीने की खेती होती है और अप्रैल से जून महीने के बीच में तक होती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने पर गंगा नदी बनती है? दोस्तों, जब ये देवप्रयाग, यानी कि आंसर होगा हमारा देवप्रयाग में आकर, जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं तो वहां पर इसका नाम बन जाता है संयुक्त रूप से गंगा नदी। तो गंगा नदी को हम, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं तो उसको देवप्रयाग में ये आपको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक छोटी सी बात रखेंगे, मैं आपको बताऊं रुद्रप्रयाग के बारे में थोड़ी सी बात सुन लेंगे। जो रुद्रप्रयाग में एक नदी होती है मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी एक नदी है, छोटी की मात्रा लगा लेंगे। मंदाकिनी एक नदी है। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, कौन सी? यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँ सही तरीके से, मंदाकिनी। मेरा पैन नहीं चल रहा है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जब मंदाकिनी नदी, इधर से तो मंदाकिनी नदी आ गई, ठीक है, और इधर से आ गई, एक तो मंदाकिनी नदी आ गई, इधर से आ गई दोस्तों अलकनंदा नदी। अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों का संयुक्त रूप जो होता है वो रुद्रप्रयाग में जाके मिलता है। क्या मिलता है? रुद्रप्रयाग में। सही है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ आपसे पूछ लेगा कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में जाकर ये मिल जाती हैं। किसमें? रुद्रप्रयाग में। यहीं पे कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी। पिंडारी और अलकनंदा नदी आपस में, यहाँ लिखेंगे, अलकनंदा तो है ही है, पिंडारी नदी इधर आके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। इसी ध्यान रखेंगे ये वाली बात। अलकनंदा नदी तो ये है ही है, कौन सी? मंदाकिनी नदी इधर से मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन जीवन जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? कौन सा पद होगा? कौन सा पद होगा? यस, कौन सा पद है दोस्तों, बताएंगे?
क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, पराधीन संरक्षण। तो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करेंगे। स्वस्थानीय यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण में स्वयं के लिए किए जाते हैं वो अपस्थानीय, स्वस्थानीय होते हैं। अपस्थानीय जो किसी के द्वारा किए जाते हैं वो होते हैं अपस्थानीय। डेसिबल, क्वेश्चन नंबर, डेसिबल निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? गहराई की, तापमान की, वायुदाब की या ध्वनि की? तो डेसिबल को हम ध्वनि की इकाई को हम डेसिबल में नापते हैं। फेदोमीटर गहराई मापने का, टेम्परेचर तापमापी, वायुदाब कौन सा होता है, यानी कि वायुदाब मापने के लिए किसका यूज करते हैं? बताइए दोस्तों, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, देखते हैं नहीं, कोई देखता नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चनों में आया, परीक्षा में आया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं दिया है। संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये तो अब कानूनी अधिकार हो गया है। समानता का अधिकार बात ही नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। सही है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसको संविधान की भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज को, आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की, कितने प्रकार की? 5 टाइप्स, 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। तो मैं जल्दी नहीं बता करते लिखता हूँ, आप लिख लेंगे। नंबर 1 पर होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा। ये संवैधानिक उपचार, यानी कि आप बंदी प्रत्यक्षीकरण भी, परमादेश यानी कि किस आदेश से आप वर्क कर रहे हो ये पूछ सकते हो, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार अधिकार प्रक्षा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, आप बात करते हैं क्वेश्चन पर। ये क्या गया है कि किस राज्य में स्टेचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में, राजसमंद राजस्थान में, नासिक महाराष्ट्र में, गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ पर कि स्टेचू ऑफ बिलीफ का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, इसको दिमाग में रखेंगे। राजसमंदर राजस्थान, राजसमंदर राजस्थान में इसका स्टेचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? स्टेचू ऑफ बिलीफ, यानी कि जो कहाँ पर है? भगवान शिव की प्रतिमा है, जो विश्वास स्वरूपम इसका नाम दिया गया है, विश्वास स्वरूपम इसका नाम दिया गया है। ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे ऊंची है, कितनी है? 369 फीट है, 369 फुट। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि हाल ही में चर्चित रहा उद्धव उत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा या ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो ये दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में अभी मतलब क्या है, उद्धव उत्सव समाप्त हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ये तो आपको पता ही है कि एचबीआई, आरबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी। तो ये आरबीआई ने भारतीयों का जो बैंक है आरबीआई, इसमें इन्होंने डिजिटल रुपए की बात पायलट के रूप में परियोजना की बात की गई है। यस, बात करते हैं